एक साधारण कपड़े पहने हुए बुजुर्ग लक्जरी दुकान में प्रवेश करता है और तुरंत ही उसकी ओर हिकारत भरी नजरें उठने लगती है। दुकान के कर्मचारी उसे कम आंखें उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बिल्कुल बेकार समझते हैं, लेकिन उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि वे सभी उस दिन का सामना करने जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय दिन साबित होने वाला था। एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाइए जो न केवल दिलचस्प मोड़ों से भरी है बल्कि कई जरूरी सबक भी सिखाएगी। आरिफ धीमे धीमे दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर चल रहा था। शहर की रफ्तार तेज थी, लोग जल्दी में थे, लेकिन आरिफ अपने ही धुन में खोया हुआ था। उसकी साधारण सी वेशभूषा, एक हल्की सी मुड़ी हुई शर्ट, फीकी पेट और पुराने जूते उसे भीड़ में किसी आम आदमी की तरह छुपा रही थी। जब उसने लग्जरी दुकान के कांच के दरवाजे को धक्का दिया तो ऐसा लगा मानो उस जगह का समय थम गया हो। दुकान के सभी विक्रेता उसकी ओर देखने लगे, उसकी साधारण सी शख्सियत का बारीकी से निरीक्षण करते हुए। उनके चेहरों पर एक खामोश सवाल लिखा हुआ था, ऐसा आदमी यहाँ क्या कर रहा थे। आरिफ बिना किसी प्रतिक्रिया के दुकान में चलता रहा, उन सब भरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसके अंदाज में एक ऐसी शांति थी जो उसकी साधारण शकल सूरज से बिल्कुल उलट थी। ऐसा लगा जैसे उसने यह सब पहले भी अनुभव किया हो। उसके हर कदम से दुकान के कर्मचारी असहज हो रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे के कान में फुसफुस हुए हंसी मजाक करने लगे। माफ़ कीजिए सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक आवाज़ उसके पीछे से आई। यह सारा थी, जो दुकान की सबसे अनुभवी विक्रेताओं में से एक। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी और उसकी एक भौं हल्की सी उठी हुई थी। उसकी बात विनम्र थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई उपहास की झलक थी। आरिफ ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा एकदम शांत था। अभी तो मैं बस देख रहा हूँ, उसने शांत स्वर में कहा कि आंखों में अविश्वास झलक उठा, जैसे उसे यकीन न हो कि आरिफ वाकई कुछ खरीदने के इरादे से यहाँ आया है। दुकान में जहाँ भी आरिफ जाता, उसके पीछे पीछे घूरती निगाह चलती। वह एक चमकते हुए हीरे के हार के पास रुका जो शौक से में रोशनी के नीचे दमक रहा था। उसके कामकाजी और उम्रदराज हाथ शोकेस के कांच के करीब गया, मानो कुछ छूने की कोशिश कर रहे हो जो उसकी पहुंच से दूर था। इसकी कीमत क्या है? उसने लगभग फुसफुसाना जो उसके पीछे खड़ी थी ने एक हल्की हंसी छोड़ी और जवाब दिया, यह हार बहुत महंगा है, शायद कुछ और साधारण आपके लिए बेहतर रहेगा। आरिफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें हार पर टिकी हुई थी, जिसमें यादों और दर्द का मिश्रण था, लेकिन उसने अपनी भावना को उभरने नहीं दिया। मैं इसे करीब से देखना चाहूँगा, उसने एक ऐसी शांति के साथ कहा जिसने सारों को थोड़ा चौंक दिया। उसने कुछ क्षण के लिए संकोच किया, फिर उसने अपने साथी विक्रेता आदित्य को इशारा किया, मानो कह रही हो उसे दिखा दो, लेकिन यह सब समय की बर्बादी है। आदित्य पास आया और उसके चेहरे पर भी वही व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी जो सारा के चेहरे पर थी। उसने चौके से हार निकाला, लेकिन उसे संभालने में वह सावधानी नहीं बरती जो आमतौर पर अमीर ग्राहकों के लिए रखते थे। उसने हार को काउंटर पर यूं ही ढीले से रख दिया। लीजिए सर, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह हर किसी के बस की बात नहीं है। सही कहा, उसकी आवाज़ में साफ तौर पर चुनौती झलक रही थी। आरिफ ने कुछ क्षण के लिए उस हार को देखा। उसके मन में बस एक ख्याल आया, लोग कितनी जल्दी दूसरों को उनकी बाहरी सूरत से आगे लेते हैं, लेकिन वहाँ उसने अपने विचारों को
खुद तक ही सीमित रखा। यादें उसकी सोच में उमड़ने लगी, लेकिन वे ना तो धन से जुड़ी थी और ना ही ताकत से। आरिफ को अपनी जिंदगी के वह सारे पल याद आने लगे जब उसे दूसरों के में कम आका था। दूसरों के तेज और कठोर निर्णयों ने उसे भीतर से गहराई तक प्रभावित किया था। वह जानता था कि एक इंसान की कीमत ना तो महंगे कपड़ों से और न ही प्रतिष्ठा से तय होती है। फिर भी ऐसी छोटी छोटी ताने बाने वाली बातें उसे अभी कचोट थी, पुरानी चोटों को फिर से हरा कर देती थी। जैसे ही सारा और आदित्य उसकी पीठ पीछे धीमी आवाज में हंस रहे थे। दुकान का दरवाजा फिर से खुला और एक नया ग्राहक अंदर आया। वो था अंकित, शहर का एक मशहूर व्यवसायी जिसकी दौलत और घमंड के किस्से आम थे। सारा तुरंत उसके स्वागत के लिए दौड़ी, जैसे उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को बदल दिया हो। अंकित सर, कितनी बड़ी बात है कि आप यहाँ आए, सारा ने खुशी से चेक हुए कहा। और उस पल में वह आरिफ को पूरी तरह भूल गए। सारे कर्मचारी अंकित की ओर मुड़ गए, उसे ऐसे खुशामदीद इशारों और दिखावटी हंसी के साथ घेर लिया जैसे वह कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो। लेकिन आरिफ ने दुकान छोड़ने की बजाय चुपचाप बस सब कुछ देखा। वह नकली मुस्कान, वह जरूरत से ज़्यादा दिखावा, सब कुछ अंकित के पैसे की वजह से हो रहा था। आरिफ ने अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली। इन नौजवानों को यह नहीं पता था कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। आज अंकित सबकी निगाहों का केंद्र था, लेकिन कौन जानता था कि कल क्या हो। आरिफ इसे अच्छी तरह से समझता था। अब ठीक है सर, आदित्य ने आखिरकार आरिफ की ओर फिर से ध्यान दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी झुंझुलाहट का स्वर छिपा हुआ था। अगर आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे थे तो हो सकता है कि आप हमें काम करने दें, उसने कहा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो साफ तौर पर यह जताती थी कि वो उसे दुकान से बाहर निकलना चाहता है। आरिफ ने कुछ के लिए उसकी आंखों में देखा। बिना कुछ कहे वह सारे अपनापन का बोझ महसूस कर रहा था, लेकिन उस शांति के साथ जो कोई व्यक्ति बार बार ऐसे अनुभवों से गुजरने के बाद ही हासिल कर सकता है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आरिफ ने धीमे स्वर में कहा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने आदित्य को उलझन में डाल दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या आरिफ ने एक आखिर बार उस हार को देखा। फिर अपनी नजरें दरवाजे की ओर मोड़ ली। कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन उसे प्रकट करने का वक्त अभी नहीं आया था। बहुत जल्द वह सारी अकड़ और घमंड उनके खिलाफ जा खड़ा होगा, और इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गहनों के सेक्शन में बेरुखी से व्यवहार किए जाने के बाद आरिफ ने दुकान में अपना सफ़र जारी रखा। उसके शांत कदमों से दुकान के कर्मचारी और भी अधिक जग गए और उनकी नज़र लगातार उसका पीछा कर रही थी, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्द ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन वह नहीं गया। इसके बजाय वह पुरुषों के कपड़ों के सेक्शन की ओर बढ़ा, जहाँ शानदार सूट, रेशमी शर्ट और नफासत से सजी टाई प्रदर्शन में रखी थी, जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। वह दुकान के सबसे महंगे सूट में एक के पास रुका, जो किसी भी प्रतिष्ठित समारोह में सबकी निगाह खींच लेता। इसे देखते ही आदित्य, जिसने पहले भी उसका अपमान किया था, जल्दबाजी में उसके पीछे पीछे आया। आप इस सूट को पहनकर देखना चाहेंगे सर, उसने दिखावटी निम्रता के साथ पूछा। यह सवाल महज एक शुरुआत थी, क्योंकि उस पहले से ही जो कहना था वो उसके बाद आया, इससे पहले कि आरिफ जवाब दे पाता। आदित्य ने हंसी छुपा पाते हुए ताने भरे स्वर में कहा, कौन सा शानदार मौका है जहां आप जा रहे हैं जनाब? कोई ऐसा डिनर है जिसके बारे में हमें नहीं पता? सारा, जो पास ही खड़े थे,
ने दबे स्वर में हंसते हुए कहा, शायद कोई नकाम पोस्ट बाटी होगी। क्या पता, उसकी बात में खुला अपमान था। बाकी विक्रेता जो अब तक दूसरे ग्राहकों में व्यस्त थे, अब इस दृश्य पर ध्यान देने लगे। कुछ ने हंसी में उनका साथ दिया, जबकि कुछ बस तमाशा देख रहे थे, जैसे वह उनके नीरस के दिन लिए एक मनोरंजक विराम हो। आरिफ शांत रहा। उसने सूट को धीरे से उठाया और उसे ध्यान से देखा, कपड़े की बनावट को अपनी उंगलियों से महसूस करते हुए। उसके चारों ओर तानों की बौछार हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह जानता था कि उसे कैसे आका जा रहा है, कैसे उसे कमतर समझा रहा है, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह इन बातों का जवाब नहीं देगा। उसे मालूम था कि बोलने का सही वक्त आएगा, पर वह वक्त अभी नहीं था। धैर्य रखना उसने बखूबी सीख लिया था, लेकिन इससे पहले कि आदित्य अपने वो ताने जारी कर पाता, एक और कर्मचारी राका, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक करुणा थी, झलक रही थी। सर, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसे पहनकर देखने में उसने इज्जत के साथ कहा, जो बाकी विक्रेताओं के व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। आदित्य ने तुरंत राका की ओर देखा। उसकी भौं उठ गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह सच में यह कह रहा है। तुम मजाक कर रहे हो राका? तुम अपना वक्त इसमें बर्बाद कर रहे हो? उसने झुंझुलाहट में कहा, लेकिन राका ने उसे नज़रअंदाज किया। वह जानता था कि यह ग्राहक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, न तो पैसों के मामले में, बल्कि उसकी गरिमा और आत्मसम्मान के कारण, जिसे वह सब तानों के बावजूद बनाए हुए था। मैं इन्हें खुद सेवा दूंगा, राका ने जोर देते हुए कहा, अपने साथियों की नापसंद की भरी नज़रों को अनदेखा करते हुए। उसने आरिफ के हाथ से सूट लिया और उन्हें ट्रायल रूम की ओर गया, जब बाकी विक्रेता अभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। राका ने वह पेशेवराना और इज्जत भरा रवैया दिखाया जिसे बाकी सभी भूले चुके थे। ट्रायल रूम के भीतर आरिफ ने शीशे में अपनी ओर देखा। जो तस्वीर सामने थी वह एक साधारण आदमी की थी, जिसने पुराने कपड़े पहने थे और लग्जरी सूट आजमा रहा था, जो वहाँ के अधिकांश लोगों के लिए उसकी पहुंच से दूर लग रहा था। लेकिन उस पल में सूट की कीमत का कोई मायने नहीं था। असल में परीक्षा तो वहाँ के लोगों की इंसानियत थी, न कि आरिफ की। कह सकते जब उसने सूट को अपने शरीर पर ठीक किया, उसने देखा कि राका उसे आदर भरी निगाहों से देख रहा था, जो बाकी विक्रेताओं की तरह उसके प्रति अपमानजनक नहीं थी। आप पर यह सूट बहुत अच्छा लग रहा है सर, राका ने ईमानदारी से कहा। इस कपड़े की गुणवत्ता अद्वितीय है, मुझे यकीन है। अगर आप इसे खरीदने का फैसला करते हैं तो एक बेहतरीन चुनाव होगा। राका के शब्दों में एक सच्चाई थी जिसे आरिफ ने पहचान लिया था। यह उस माहौल में दुर्लभ था। शुक्रिया, आरिफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। ट्रायल रूम के बाहर बाकी विक्रेता अब भी आपस में फुसफुसाना बना रहे थे। इस सूट की कीमत उतनी होगी जितनी यह आदमी शायद एक साल में कमाता होगा, आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा। सारा ने कंधे उसका पूरी तरह आश्वस्त कि यह सब सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन आरिफ बिना किसी जल्दी के सूट को समायोजित कर शांत भाव से ट्रायल रूम से बाहर आया। उसका चेहरा स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। राका जो अब अभी उसके साथ खड़ा था, अपनी पेशेवराना रवैया बनाए हुए था। वह जानता था कि वह सही कर रहा है, चाहे उसके बाकी साथी इससे असहमत ही क्यों ना हो। आरिफ ने बड़े ही एहतियात से सूट उतारा और उसे राका को वापस सौंप दिया। आपका सेवा बहुत अच्छा था, उसने बड़े शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था।
राका ने सिर हिलाया, आभार व्यक्त किया। बिना यह समझे कि आरिफ के इस वाक्य का असल मतलब क्या था। दूसरी ओर दुकान में अभी भी सभी विक्रेता उस पर हंसी मजाक कर रहे थे, बिना यह जाने कि वे जल्द ही अपने व्यवहार पर पछताने वाले थे। और उस शांत पल में आरिफ ने एक आखिर बार विचार किया। बहुत जल्द दुकान में मौजूद सभी लोगों की भूमिकाएं पूरी तरह बदलने वाली थी, और इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही आरिफ ने सूट को धीरे धीरे उतारा और उसे वापस रखा और थमाया, उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। बाकी कर्मचारियों की बुरी बातें और दबे हुए हंसी के स्वर उसके कानों में दूर से आते हुए गूंज रहे थे। वह पहले भी ऐसी चीज़ों से गुजरा था, इसलिए अब उसे कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन उसके एक खामोश पल में उसके भीतर कुछ गहरा चला रहा था। उससे अपनी जिंदगी के वह पल याद आने लगे जब उसे उसकी बाहरी सूरत के कारण कमाका गया था, अपमानित किया गया था और बिना सोचे समझे जज किया गया था। उसके समय की मार झेल चुकी हाथों में एक लंबा और कठिन जीवन बसा हुआ था। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन से ही मेहनत की थी, केवल जीने के लिए संघर्ष किया था। उसने वो अवसर नहीं पाए जो शायद उस दुकान के अधिकांश लोगों को आसानी से मिले होंगे। आरिफ जिंदगी की शक्ति को बखूबी जानता था, बलिदानों को जो उसने चुपचाप किए थे, और उन अग्निगिनित रातों को जब उसने बिना सोए गुजारी थी। फिर भी उसने हमेशा यह माना कि दूसरों का सम्मान करना एक चुनाव होता है, चाहे वह कोई भी हो या कहीं भी हो। जब उसने उन विक्रेताओं की ओर देखा जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह मुस्कान न गुस्से की थी, न बदले की भावना की। यह मुस्कान थी समझदारी की। वह जानता था कि अधिकांश लोगों के लिए बाहरी रूप रंग ही सबसे अहम होता है, लेकिन आरिफ की नज़र में इंसान की असली पहचान उसके अनुभव और उसके चरित्र से बनती है। उसे याद आया कि एक समय ऐसा था जब उसके पास लगभग कुछ नहीं था, फिर भी वह हर किसी को ये देता था जो भी उसके रास्ते में गुजरता। उसने सोचा क्या इनमें से किसी ने भी कभी ऐसी जिंदगी जी। आरिफ हमेशा यह मानता था कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों में है। अपने युवा दिनों में उसने इससे भी बदतर अपमान झेले। उसने सामने कई दरवाजे बंद कर दिए गए, नौकरियां नहीं मिली और बार बार उन लोगों द्वारा नजरअंदाज किया गया जो खुद को उससे श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन उसने कभी भी नफरत या कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसके बजाय हर निराशा ने उस और अधिक दृढ़ और हिम्मत से भरा बनाया। उससे अपने पिता की बातें याद आई जो हमेशा कहा करते थे, बेटा तुम्हारे पास क्या है या नहीं है, यह कभी यह तय नहीं करेगा कि तुम कौन हो, लेकिन तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो, यही तुम्हारी असल पहचान होगी। ये शब्द उस पल में उसके मन में गूंज रहे थे जब उसने राका की ओर देखा। वह युवा कर्मचारी जिसने बाकी लोगों की तरह उसे जज नहीं किया था, बल्कि उसे वही सम्मान दिया जो हर इंसान का हक होता है। यह देखकर आरिफ को लगा कि अब भी उम्मीद बची है। इस दिखावटी और घमंड से भरे माहौल में फिर आकाश जैसे लोग मौजूद थे। इन विचारों के साथ आरिफ का आत्मबल और मजबूत हो गया। वह आसानी से उस दुकान से बाहर निकल सकता था। उन लोगों की ओर पीठ करके जिन्होंने उसका अपमान किया था, और अपनी अपनी राह पकड़ सकता था। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे वही रुकने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसका उद्देश्य साफ था। यह केवल कुछ खरीदने की बात नहीं, यह उस चीज़ को पूरा करने की थी जो उसने शुरू किया था,
चाहे जितने भी लोग उसे जज करें या उसे कमाए, वह अपने मकसद से भटकने वाला नहीं था। हर गुजरते पल के साथ आरिफ अपने अंदर एक गहरी जुड़ाव महसूस कर रहा था। उससे उन सभी लोगों की याद आई जो उसकी ज़िंदगी में आए थे, कुछ जिन्होंने उसकी मदद की थी और कुछ जिन्होंने उसे गिराने की कोशिश की थी। और इन सब के बावजूद उसने हमेशा इज्जत का रास्ता चुना। ये उसे दूसरों से अलग बनाता था। वह जानता था कि अगर हर कोई इस बात को समझे तो दुनिया कई बेहतर जगह हो सकती है। जब उसने उन कर्मचारियों की ओर देखा जो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे यकीन था कि ये अपमान उसे परिभाषित नहीं कर सकते। उसने इससे भी बड़े संघर्षों का सामना किया था और वह वहाँ किसी महान मकसद के लिए था। यह ना तो सूट की बात थी और ना ही उस गहने की जिसे उसने देखने के लिए कहा था। एक ऐसी चीज थी जो भौतिक वस्तुओं से कहीं आगे थी। वह अपने अंदर शांति महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ करने वाला था जो उस दुकान के पूरे माहौल को बदल कर रख देगा। राका जो उसके बगल में खड़ा था, अभी वही इज्जत भरी मुद्रा बनाए हुआ था। आरिफ को यह एहसास हुआ कि यह उम्र के बावजूद राका ने वह समझ विकसित कर ली जिसे बाकी लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर चुके थे। इंसान का असली मूल्य उसके कपड़ों में या उसकी क्रय शक्ति में नहीं है, बल्कि उसके चरित्र और उसकी दूसरों से व्यवहार में है। यह सोचकर आरिफ को एक राहत का एहसास हुआ। एक जैसी जगह में भी जो दिखावे और बाहरी रूप से भरी हुई थी, कोई ऐसा भी था जो सतही चीज़ों से पर देखता था। आरिफ ने गहरी सांस ली और उसके दिल में शांति भर गई। दूसरों का निर्णय अब उसे प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है। उस दिन दुकान में हुई सारी बेइज्जती उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि वह जल्द ही इस खेल को पलटने वाला था, एक ऐसी दिशा में जिसे कोई भी वहाँ नहीं देख रहा। उस पल तक का उसका सफ़र उसे हंसी स्थिति के लिए तैयार कर रहा था। इन विचारों के साथ वह अगले कदम के लिए तैयार था। उसके भीतर कुछ कह रहा था कि उसके आसपास के लोग एक ऐसी सीख के कगार पर थे जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। बस उसे अपनी शांति बनाए रखनी थी और आगे बढ़ा था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो उस दिन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा और उन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आरिफ को लगातार मिलते अपमान का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। दुकान जहाँ चमचमाते झूमर और महंगे प्रदर्शन थे, उसे अब दूर और ठंडी सी लगने लगी, मानो वह जगह असलियत के कोसों दूर हो। वो उड़ाती हंसी और तिरस्कार भरी नजरों के बीच खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब कहीं और किसी दूसरी दुनिया में हो रहा है। हर एक ताना जो उसे सुनने को मिला उसकी आत्मा पर एक नया घाव कर रहा था, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उसने लोगों की बेरहमी को इतने करीब से देखा हो। काफ़ी देर तक चले इस अपमान के बाद आरिफ ने गहरी सांस ली और अंततः कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने सीधे आदित्य की ओर देखा, जो भी खुद को उसे बेहतर समझ रहा था, और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। इस शांत और नियंत्रित अनुरोध ने आदित्य को चौंका दिया, जिसने अजीब सी हंसी हंसते हुए अपने असहसात को छुपाने की कोशिश की। सारा जो पास खड़ी थी, अपनी भौं उठाते हुए ऐसे खड़ी हो गई जैसे मजाक का हिस्सा हो। मैनेजर से आदित्य ने अविश्वास भरे स्वर में दोहराया। बस सारा की ओर मुड़ा। दोनों के बीच एक तिरस्कार भरी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, मानो आरिफ मजाक कर रहा हो। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? आदित्य ने विनम्र दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में
छिपी चुभन साफ सुनाई दे रही थी। क्या यह कीमत के बारे में है? क्योंकि मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यह आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। आरिफ ने आदित्य की ओर कुछ पल के लिए देखा। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उबड़ रहा था। वह लगातार मिल रहा तिरस्कार और यौन भरी बातों ने उसे अंदर तक प्रभावित किया था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन हर बार जब वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करता था तो उसका दिल अब भी कसने लगता था। उसकी शांति और आत्मनियंत्रण उसकी वर्षों की लड़ाई का परिणाम थे, जिनमें कई ऐसी अदृश्य चोटें थी जो केवल वही जानता था। फिर भी उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसकी आवाज़ में जो दृढ़ता थी, उसने आदित्य को असहज कर दिया। मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, उसने बिना पलक झपकाए दोहराया। आदित्य ने एक खींची हुई सांस ली और निराशा भरे अंदाज में सारा की ओर इशारा किया। जाओ, सीता को बुलाओ। लगता है हमारे पास एक विशेष ग्राहक है। उसने उंगलियों से उद्धरण चिन्ह बनाते हुए ताने में कहा। सारा ने आंखें घुमाई और बिना किसी जल्दी के मैनेजर के ऑफिस की ओर चल पड़ी, जैसे यह महज एक बेकार काम हो। इस बीच बाकी कर्मचारी उस दूर से इस दृश्य का मजा ले रहे थे, कुछ हंसते हुए और कुछ कानाफूसी करते हुए। सभी को लगा कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। आरिफ वही खड़ा रहा, हिले बिना। उसकी नजरें राका की ओर गई, जो अकेला था, जिसने अब तक इज्जत के साथ व्यवहार किया था। राका अपने साथियों की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ असहजता थी। फिर भी वह मजबूती से आरिफ के पास खड़ा रहा, अपने सिद्धांतों से डगमगाए बिना। इन्हें नहीं पता कि वे किससे बात कर रहे हैं, आरिफ ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। वह जानता था कि सही समय नज़दीक आ रहा है, जब यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ ही मिनटों में सारा वापस आई और उसके साथ आई सिंगापुर मैनेजर ने उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके कदमों की आवाज़ चमचमाते फर्श पर गूंज रही थी। उसका चेहरा पहले से गंभीर और सख्त था, मानो वो पहले से जानती हो कि मामला क्या है। मैं सुनीता हूँ, इस दुकान की मैनेजर। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? सर, उसने एक ठंडी और नापतोल भरी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों आरिफ के ऊपर से नीचे तक जाती हुई, जैसे उसे पहले से पता हो कि मुलाकात केवल समय की बर्बादी थी। आरिफ शांत था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि ऐसे लोग जैसे सीने आता खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक विशेष पद पर होते हैं। उसकी आंखों में यह साफ दिख रहा था कि वो उसे एक बेकार ग्राहक समझती है और केवल औपचारिकता निभाने के लिए आई थी। चिंता ने आदित्य और सारा की ओर एक तेज नजर डाली, मानो उसे पहले से ही यकीन हो कि जो कुछ हो रहा था वह केवल उसके कर्मचारियों का मजाक था। यह आदमी यहाँ का ग्राहक नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में यही लिखा था, मैं सुन रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनीता ने धीरे धीरे अपने बाएं सीने पर बांधते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में सर शब्द कुछ ऐसे खुला हुआ था जैसे एक छिपी हुई तिरस्कार हो। पीछे खड़े कर्मचारी अभी दबे छुपे हंस रहे थे, यह मानकर कि आरिफ महज एक साधारण आदमी था जो केवल ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था, लेकिन आरिफ ने अपने आप को पूरी तरह नियंत्रित रखा। आरिफ ने एक शांत नज़र से सुनीता को देखा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन अत्यंत गहरी थी। जब उसने अंततः जवाब दिया, मैं आज जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये शब्द सीधे थे,
लेकिन उनमें एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था जो पूरे माहौल में गूंज गया। सुनीता के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने आदित्य की ओर एक नज़र डाली, जैसे वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मामला कहाँ जा रहा है। व्यवहार उसने खुद को संयमित रखते हुए पूछा, मुझे यकीन है कि मेरे कर्मचारियों ने आपके साथ पूरी विनम्रता से व्यवहार किया है। उसने एक झूठे आत्मविश्वास के साथ कहा, जो लगभग अपमानजनक लग रहा था। आरिफ की आंखें सुनीता पर जमी रही। दुकान में एक अजीब खामोशी छा गई थी और पहली बार मैनेजर की अति विश्वासपूर्ण मुद्रा थोड़ी डगमगाई। उसे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रही थी और ये उसकी झूठी शक्ति का आधार था। सब कुछ ठीक है सर, राका के विनम्र आवाज ने अचानक उस माहौल को थोड़ा हल्का किया। वह अब भी आरिफ के पास खड़ा था। उसकी आवाज़ में इज्जत और समझदारी थी। उसने जैसे भीतर ही भीतर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। आरिफ ने राका की ओर आभार भरी नज़र से देखा। जहाँ सभी ने उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा, वही राका अकेला था जिसने उसकी असल पहचान को देखा। हाँ ठीक है, शुक्रिया, उसने हल्के से सिर झुकाते हुए जवाब दिया। लेकिन सीनी जो अब राका के हस्तक्षेप से असहज हो गई थी, उसकी ओर कड़ी नज़र से देख रही थी। मानो कह रही हो, दखल मत दो। मैनेजर को अभी यह नहीं पता था कि उसकी घमंड भरी सत्ता अब ढहने वाली थी। पूरी दुकान जैसे एक थमा हुए थी। कर्मचारी जो हंस रहे थे, अभी पूरी दिलचस्पी से नतीजे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन सच तो यह था कि अगले ही क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जो उन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर सीनी की, जो अब भी अपनी झूठी श्रेष्ठता का आखिर सहारा लिए खड़ी थी। आरिफ अब भी एक जगह खड़ा था, उसका चेहरा शांत और अडिग, जबकि सीनी मैनेजर उसे अहंकार और अधीरता से देख रही थी। उसने अपनी बाएं सीने पर बांध ली, ये जाहिर करते हुए कि उसने वहाँ होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आदित्य और सारा की ओर एक नज़र डाली, मानो कह रही हो, चलो इसे जल्दी निपटा है। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुनीता के लिए यह बस एक और मामूली बाधा थी। असल में उसे अपनी स्थिति और अनुभव पर इतना घमंड था कि वह खुद को दूसरे से बेहतर समझती थी। तो आप यहाँ अपने सुलूक के बारे में बात करना चाहते हैं? सुनीता ने जानबूझकर सुलूक शब्द को जोड़ देते हुए कहा, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हो जो दुकानों के नियम कायदे नहीं समझता। उसकी आवाज़ में भले ही औपचारिकता थी, लेकिन हर शब्द में व्यंग टपक रहा था। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मचारी अभी तक बहुत धैर्यवान रहे हैं, वह कहती रही। आदित्य वो सारा की तरफ देखते हुए, जो पीछे खड़े धीरे धीरे हंस रहे थे। आरिफ ने अपनी शांति बनाए रखी। उसकी आंखें सुनीता पर जमी रही। दुकान का माहौल जैसे एक मजाक का रंगमंच बना गया था, जहाँ हर शब्द और हर ताना एक नई चोट की तरह था। लेकिन आरिफ को आदत थी इस तरह के तिरस्कार की। उसने जिंदगी में कई बार देखा था कि असली चेहरा छोटी छोटी हरकतों से सामने आता है। वह सीनित अब अपने असली रूप में थी, बिना किसी नकाब के धैर्यवान। आरिफ ने हल्की सी मुँह उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन चैलेंज से भरी हुई थी। बस इतना ही पूछना था कि सीनी थोड़ी असहज हो गई। हालांकि उसने इसे एक बनावटी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। जी हाँ, धैर्यवान सुनीता ने एक छोटी हंसी के साथ जवाब दिया। देखिए सर, हम एक उच्च स्तर की दुकान है। हमें ग्राहक जैसे कहो वे वो लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और लोग जो अपनी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसने एक पल के लिए रुकी बालों को पीछे की तरफ झटका देते हुए
और फिर सारा कीबोर्ड मुस्कुराई। दुर्भाग्य से हर कोई हमारे उत्पादों की विशेषता नहीं समझ पाता, उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। दूर खड़े कर्मचारी खामोशी से हंसते रहे, जबकि सारा और आदित्य ने अपने चुटकुले बंद नहीं किए। वहाँ का माहौल इतना तिरस्कार से भरा हुआ था कि लग रहा जैसे पूरा कमरा इसकी वजह से घुट रहा हो। हर बार सुनीता कुछ बोलती, आरिफ की शांत मुस्कान और बढ़ जाती, जो उसकी शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। सीने को लगने लगा कि आरिफ उसके व्यंग्य का सामना उसे तरीके से नहीं कर रहा जैसा उसने सोचा था, इसलिए उसने अपना कटाक्ष और तेज कर दिया। तो बताइए सर, आपको किस बात से परेशानी है? उसने कदम आगे बढ़ते हुए नकली सहानुभूति से पूछा। मेरे कर्मचारियों ने आपका सही से ध्यान रखा, उन्होंने आपको सबसे सही उत्पादन दिखा है। असल सवाल यह है, आप यहाँ सच में कुछ खरीदने आए हैं या बस देखने आए हैं? उसने फिर से आदित्य और सारा की ओर देखा, जैसा कि और स्थिति का पूरा मजा ले रही हो। आरिफ ने हर एक शब्द का बोझ महसूस किया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं होने दिया। वह इस तरह के व्यवहार का आदी था। वो जानता था कि जितनी ज़्यादा घमंड बढ़ेगी, अंत में उसके टूटने का उतना ही जोरदार असर होगा। वो आसानी से उस अपमान को वही रोक सकता था, लेकिन उसने इंतजार करने का फैसला किया। कुछ गहरा चल रहा था और वह चाहता था कि सब लोग उसकी असली कीमत को समझे, न कि बस उसकी सूरत या उसकी आर्थिक स्थिति को देखे। राका अब भी वही खड़ा था, पूरी स्थिति को नर्वस होकर देख रहा था। वह जानता था कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं था, लेकिन उसके पास अब और कुछ कहने का साहस नहीं था। उसके भीतर एक असहजता साफ दिख रही थी, लेकिन उसका ग्राहक के प्रति सम्मान बना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वह अकेले ही उस पूरी दुकान की सारी गरिमा का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए। सीने का व्यंग और भी कड़वा हो गया और वह अब सीधे आरिफ की ओर देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए कुछ और विशेष दिखाना चाहिए, ना कुछ ऐसा जो यहाँ हर किसी के लिए नहीं है। और हल्का सा झुकी, जैसे कोई गहरा राज बता रही हो। मुझे खेद है, लेकिन अब विशेष चीज़ें सिर्फ हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए है। इस बार आरिफ की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत रहा। उसे पता था कि सीने का घमंड जल्द ही उसके सामने बिखरने वाला था, लेकिन वह अभी सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने जीवन की उन सीखों को याद किया, धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना। जीवन ने उसे सिखाया था कि हर चीज़ का एक समय होता है, और अब सच्चाई सामने आने का समय करीब था। मैं समझता हूँ, आरिफ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए। उसकी आवाज़ शांत और दृढ़ थी, लेकिन बिना किसी ऊंचे स्वर के। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए धन्यवाद। यह शब्द सुनकर सिनी थोड़े चौंक गए। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ अलग प्रतिक्रिया देगा, शायद कुछ और रक्षात्मक, लेकिन इसके बजाय आरिफ पूरी तरह शांत था, और यही बात सुनीता को असहज कर रही थी। सुनीता ने फिर से अपनी बाहें बांध ली। यह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। अच्छा, उसने कहा, अपनी खोई हुई श्रेष्ठता को फिर से पाने की कोशिश करते हुए मुझे खुशी है कि आपने कुछ सीखा। और उसने फिर से कर्मचारियों की ओर इशारा करते हुए आंख मारी, यह जताते हुए कि उसके लिए यह सब एक और बेकार का मामला था। अपनी दुकान के चारों ओर नजर घुमाई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कर्मचारी भी इसे पूरे नाटक का चाहते थे, लेकिन जो सच जल्द ही सामने आने वाला था वह सभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
चिंता अब भी अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में बोल रही थी। अपने बालों को पीछे की ओर झटक हुए उसकी हर बात जैसे हवा में तैरती हुई तिरस्कार की छुरी बनकर फिजा को काट रही थी। तो सर, क्या आप और कोई सेवा चाहते हैं, या आपको अब एहसास हो गया कि आपको वह नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं? उसने नकली मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में अहंकार की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य और सारा पीछे खड़े धीरे धीरे हंस रहे थे, जबकि बाकी कर्मचारी भी मजाक का आनंद लेते हुए एक दूसरे की ओर देखते रहे, मानो वे एक अपमानजनक नाटक देख रहे हो। आरिफ बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप खड़ा था, हर किसी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा था। सिनी का अहंकार अब इतना बढ़ चुका था कि वह अब सीमा लांघ चुका था। उसे यह यकीन हो चला था कि उसके सामने खड़ा आदमी बस एक साधारण व्यक्ति था जो उसकी नज़रों में उस दुकान में रहने का हक नहीं रखता था। ओह, और हाँ, उसने एक और कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, हम अपने ग्राहक की बहुत कदर करते हैं, लेकिन जाहिर है हम उनकी कदर करते हैं जो इसके काबिल हो। और आपका मामला शायद वैसा नहीं है ना आरिफ? की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राका जो अब तक शांत खड़ा था खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में आक्रोश की हल्की झलक थी, लेकिन वह अब भी सम्मानजनक था। माफ की मैडम सुनीता, उसने कहना शुरू किया, आवाज़ में दृढ़ता के साथ। श्रीमान आरिफ उसी सम्मान के हकदार है जैसा हम किसी अन्य ग्राहकों का देते हुए। कुछ पल के लिए दुकान में खामोशी छा गई। आदित्य और सारा हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि राका ने ऐसा कैसे कह दिया। सुनीता भी एक पल के लिए हकी बकी रह गई, मानो उसे विश्वास न हो रहा कि उसने सच में यह सुना है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। राका, उसने बेहद ठंडे और गुस्से से भरे स्वर में कहा, तुम मुझे सबके सामने चुनौती दे रहे हो। राका पीछे नहीं हटा। उसने सिनी की आंखों में सीधा देखा और कहा, मैं बस यह कह रहा हूँ कि हमें सभी ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। सुनीता की नाराजगी बढ़ने लगी और की आवाज़ अब पूरे कमरे में गूंजने लगी। तुम मेरी सत्ता को चुनौती दे रहे हो, राका, यह सबके सामने उसने गुस्से से भरकर कहा। राका की सांसें तेज हो गई, लेकिन वह वही खड़ा रहा आरिफ के साथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो, राका, सुनीता ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, तो तुम यहाँ से अभी निकल जाते हो। तुम अब इस दुकान में का नहीं करोगे, सबके सामने तुरंत बाहर जाओ। दुकान में खड़े सभी कर्मचारी अब राका की ओर देख रहे थे। राका के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह आरिफ के पास ही खड़ा रहा और उसके चेहरे पर सम्मान और आत्मसम्मान की भावना झलक रही थी। आरिफ ने यह सब देखा और अब उसने सोचा कि सही समय आ चुका था। आरिफ ने सुनीता की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या आप चाहती है कि मैं इस दुकान से बाहर चला जाऊँ? सुनीता, क्या आप यही कह रही है? दुकान में सन्नाटा और गहरा हो गया और अब सबकी निगाहें मैनेजर की तरफ थी। सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। सिनी गुस्से से भरी हुई ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, आपको और कुछ समझाना पड़ेगा। मेरी दुकान से बाहर निकल जाइए। आपके जैसे लोगों के लिए यह कुछ नहीं है। आरिफ ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पहली बार उस दिन वह हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास सबको कुछ बताने के लिए एक बात है। क्या मुझे 1 मिनट का समय मिल सकता है?
उसने अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि सभी कर्मचारी सुन सके। धीरे धीरे सभी कर्मचारियों ने अपना काम रोक दिया और उसकी तरफ ध्यान दिया। कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ उजल में, कुछ जिज्ञासु। आदित्य और सारा अभी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि यह सब बस एक मजाक का हिस्सा है। आरिफ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से राका इस दुकान के नए मैनेजर हो गए। एक पल के लिए दुकान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और फिर दुकान हंसी के शोर से भर गई। आदित्य हंसते हंसते लगभग झुक गया, जबकि सारा अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बाकी कर्मचारी भी छिप छिप कर हंसने लगे, यह मानते हुए कि यह बस एक बुरा मजाक था। क्या सुनीता ने हंसी में लिपटी आवाज़ में कहा, यह मजाक है ना? वह मैनेजर यहाँ आरिफ चुपचाप खड़ा रहा। उसकी निगाहें गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे दुकान का माहौल बदलने लगा। हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। जब कर्मचारियों ने देखा कि आरिफ के चेहरे पर कोई मजाकिया भाव नहीं था, वह पूरी तरह गंभीर था। और तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। दुकान का दरवाज़ा खुला और एक सूट पहने हुए आदमी अंदर आया। उसने सीधे आग की ओर चलते हुए उसे हल्का झुककर अभिवादन किया। श्रीमान आरिफ, माफ़ कीजिए, देर हो गई। जैसा आपने कहा था, दुकान के मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार है। दुकान में सब चुप हो गए। हवा में बदलाव साफ महसूस होने लगा। सबके चेहरों पर उलझन की छाया थी, खासकर सिनी के चेहरे पर। उसने उस आदमी की ओर देखा, फिर आरिफ की ओर, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या हो रहा है। आदित्य एक कदम पीछे हट गया और उसके चेहरे पर घबराहट झलक लगी। आरिफ ने सुनीता की ओर देखा और उसकी आवाज़ अब दृढ़ और स्पष्ट थी, मैं इस दुकान की पूरी श्रृंखला का मालिक हूँ और मैं यहाँ पिछले कुछ घंटों से आप सभी के कामकाज का मूल्यांकन कर रहा था। यह सुनते ही हर कर्मचारी के चेहरे पर स्तब्ध फैल गई। हंसी और व्यंग्य से भरा माहौल अब कर्म और घबराहट में बदल गया था। सुनीता ने एक कदम पीछे लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। आज आपने जो किया, आपने कहना जारी रखा। उससे यह साफ हो गया कि इस दुकान में कौन योग्य है और कौन नहीं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राका इकलौता व्यक्ति है जिसने वो सम्मान और गरिमा दिखाई, जिसकी मुझे मेरे हर कर्मचारी से उम्मीद है। अब सभी कर्मचारी स्तब्ध होकर खड़े थे और सिनी का चेहरा अविश्वास और गुस्से का मिश्रण बन गया था। यह सच्चाई नहीं हो सकता, वह बड़बड़ाई, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह सच्चाई थी। वह आदमी जो अंदर आया था अब आरिफ को दस्तावेज सौंप चुका था, जो ये पुष्टि कर रहे थे कि आरिफ वही था जो उसने दावा किया हो तो मैं नौकरी से निकाला जाता है। सीने आता आरिफ ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, और राका अब इस दुकान के नए मैनेजर हो गए। आरिफ के अंतिम शब्दों के बाद दुकान में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे तोड़ पाना मुश्किल था। सुनीता जैसे स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो वह समझने की कोशिश कर रही हो कि उसने अभी क्या सुना जो हमसे पहले दुकान में गूंज रही थी। वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह अब सदमे और अविश्वास ने ले ली थी। वे कर्मचारी जो कुछ देर पहले आरिफ का मजाक बना रहे थे, अब मानो पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे, जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सुनीता ने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस लेते हुए, और अपनी स्थिति को फिर से पाने के लिए, यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से दोहराया। उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया, यह सोचते हुए कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इस दुकान की मैनेजर हूँ। कई सालों से उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जैसे उसकी आवाज़ से हालात बदल जाएंगे या कोई मजाक होगा। वह कैसे हो सकता है? आरिफ की आंखें स्थिर और शांत थी, जिनमें ताकत और धैर्य था। उसे अपनी बात को साबित करने के लिए चीखने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति उसकी ताकत की गवाह दे रही थी। मैं इस दुकान की पूरी श्रृंखला का मालिक हूँ, उसने फिर से बड़े आराम से कहा, जबकि राका अभी भी उसके बगल में खड़ा था, अभी अविश्वास में डूबा हुआ। जो आदमी कुछ देर पहले दुकान में दाखिल हुआ था, उसके आंसू में मौजूद दस्तावेज आरिफ की बातों की सच्चाई का प्रमाण। कर्मचारियों ने अब इस हकीकत को महसूस किया कि वे जिस आदमी का अपमान कर रहे थे, वह असल में उनका मालिक था। पूरी तरह हताश होकर सिनी ने इधर उधर देखा। आदित्य और सारा से मदद की उम्मीद करते हुए, जो पूरी तरह से चुप थे और उनकी निगाहें अब कहीं और घूम रही थी। उसका वह सारा आभास, जो उसे इतना शक्तिशाली लगता था, अब उसके सामने ठहर रहा था। उसने जो सोचा था, जो यकीन था, सब कुछ अब धूल में मिल चुका था। श्रीमान आरिफ, उसने अब दबी आवाज़ में कहा। उसका लहजा पहले से बिल्कुल अलग, अब गिड़गिड़ाहट से भरा। मुझे उसका पता नहीं था। आरिफ ने उसकी बात बीच में ही काट दी, उतनी शांति से जितनी वह अब तक दिखा रहा था। सिनी, तुमने यहाँ आज जो किया, उसे सब साफ हो गया कि तुम किस तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार करती हो जिन्हें तुम कम समझती हो। आज जो हुआ वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि यहाँ हर किसी के लिए एक सीख है। सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होनी चाहिए, और आज तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। सुनीता कुछ कहने के लिए शब्द खोजने लगी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने आरिफ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आरिफ ने बिना किसी गुस्से के अपने हाथ से इशारा किया कि वह रुक जाइए। तुम्हारा रवैया न केवल मेरे साथ बल्कि अपने सहकर्मियों के साथ भी ये दिखाता है कि तुम इस पद के हकदार नहीं हो, आरिफ ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन हर शब्द सटीक और निर्णायक था। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, यह शब्द जैसे अंतिम फैसला थे। सिनी का चेहरा पूरी तरह से गिर गया। उसे पता था कि यह अंत है और कोई रास्ता नहीं बचा था। बाकी कर्मचारी जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब घबराहट और खामोशी के बीच फंसे थे। आदित्य और सारा, जिन्होंने ताने कसने में सबसे आगे थे, अब एकदम फीके पड़ चुके थे, जैसे वह खुद को उसी हाल में पाते हुए डरे हुए जिसमें अभी सिनी थी। वही राका, जो अब तक आरिफ के बगल में खड़ा था, जैसे जम ही गया था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वो सुना एक साधारण और इज्जतदार विक्रेता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही दिन में इस तरह से अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी आंखें चौड़ी थी और उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। आरिफ ने उसकी ओर देखा और एक शांत पीयू मुस्कान के साथ कहा, राका, तुमने वह दिखाया है जो किसी और ने नहीं किया। उसने धीरे से राका के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सम्मान और गरिमा दिखाई है, और यही इस दुकान को चाहिए। बाकी कर्मचारी अभी भी सदमे में थे। धीरे धीरे आपस में फुसफुस लगे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी क्या हुआ। राका, जो अभी चकित था, आखिरकार बोल पाया, श्रीमान, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, उसने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में आभार और आश्चर्य दोनों थे। मुझे नहीं पता
कि मैं इस पद के लायक हूँ। आरिफ हल्के से मुस्कुराए। तुम लायक हो राका। सम्मान उस पद से नहीं चाहता जो हम रखते हैं, बल्कि उससे आता है कि हम दूसरों के कैसा व्यवहार करते हैं, और तुमने साबित किया है कि तुम इसके योग्य हो। इस बीच सीनी आता, जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, बिना कुछ कहे दुकान से बाहर चले गए। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और न ही कोई कुछ बोला। उसकी वर्षों की अकड़ और घमंड चंद मिनटों में ढह गए थे। बाकी कर्मचारी डर और खामोशी में खड़े थे। उन्हें डर था कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। आरिफ ने बाकी कर्मचारियों की ओर देखा, जो भी सदमे में थे, और दृढ़ता से कहा, मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी ने कुछ सीखा है। ये दुकान और इस श्रृंखला की बाकी सभी दुकानें एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सम्मान और गरिमा सबसे पहले आए। यह सिद्धांत यहाँ के हर ग्राहक और हर कर्मचारी पर लागू होता है। राका अब इस दुकान के नए मैनेजर के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ यह नियम लागू रहे। कर्मचारी बिना कुछ कहे सिर हिलाते रहे। अब भी हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ क्षण में पहले जो तनाव था, वह अब एक अनिश्चितता और पछतावे में बदल गया था। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि इस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राका अब भी हक्का बक्का था। उसने फिर से आरिफ का धन्यवाद किया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करता हूँ, सर, उसने गंभीरता से कहा। आरिफ ने संतुष्ट में सिर हिलाया और दुकान से बाहर जाने से पहले उसने एक आखिर बार सभी कर्मचारियों की ओर देखा, एक ऐसी सीख छोड़ते हुए जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति और उसके शब्दों का प्रभाव वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा। उस खामोशी में अब सिर्फ सदमे का भाव नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। आरिफ की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बाहरी दिखावे अक्सर धोखा देते हैं, और हमारे व्यवहार का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। जब वह उस दुकान में दाखिल हुआ, तो उसका उद्देश्य केवल कोई सामान खरीदना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि उसके आसपास के लोग किस तरह का चरित्र रखते हैं। जो ने पाया, वह एक ऐसा माहौल था जो पूर्वाग्रस्त थी और सोच और अपमान से भरा था। फिर भी इसी अंधकार के बीच राका ने अपनी इज्जत और ईमानदारी से अलग पहचान बनाई, ये साबित करते हुए कि असली महानता इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, न कि हमारे पद या प्रतिष्ठा से। सीनी और बाकी कर्मचारी ने कठोर तरीके से सीखा कि ताकत और पैसे से किसी का असली मूल्य नहीं मापा जाता। वही राका के लिए उसकी विनम्रता का इनाम था, नेतृत्व का एक ऐसा मौका जहाँ वह सम्मान और गरिमा के साथ एक मिसाल कायम कर सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लोगों को उनके दिखावे से परे जाकर देखना चाहिए और इस किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति या पहनावा कुछ भी हो, क्योंकि अंततः जिंदगी हमें चौंका सकती है, और जिन लोगों को हम कम आते हैं, वे हो सकते हैं जो हमारे जीवन का रास्ता बदल दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।